हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th साइंस का टेस्ट जो बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा उसे डिस्कस करेंगे। जो भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। इसे ज्वाइन करके रोज़ 8 बजे शाम को टेस्ट दे सकते हैं और आधे घंटे आपको टेस्ट के लिए टाइम दिया जाएगा। 8:30 बजे आपको डिस्कशन वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसे देखते हुए अपना आंसर टिक करेंगे ताकि आपको पता लगे आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है और आपसे जो गलतियाँ हुई है वो वीडियो के माध्यम से सही कीजिए ताकि आपको आने वाला बोर्ड एग्जाम में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कासा किसका मिश्रण है। तो कासा किसका मिश्रण है, देखते हैं। कासा जो है पूछता है कासा किसका मिश्रण है, तो कासा में मिश्रण है Cu प्लस Cn का। कासा किसका मिश्रण है, Cu। पीतल पूछेगा, पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल याद रखेगा Cu प्लस Zn का पीतल है, Cu प्लस Cn का कासा है। एक फ्यूज पूछेगा, फ्यूज किसका मिश्रण है, तो फ्यूज अगर पूछता है तो फ्यूज है Pu प्लस Cn का, Pu प्लस Cn का मिश्रण है। और एक क्या पूछता है, एक नाइक्रोम पूछता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम किसका मिश्रण, निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्रण नाइक्रोम है। ये 4 में धातु हर एक बार पूछता रहता है। कह रहा है परमाणु सिद्धांत का जनक कौन थे। परमाणु सिद्धांत का जनक परमाणु सिद्धांत शब्द आ जाए तो इसका आंसर डाल्टन होगा। परमाणु सिद्धांत का जनक कौन थे, डाल्टन। पूछे थे परमाणु शब्द किसने दिया, तो परमाणु का जो शब्द है परमाणु शब्द, ये शब्द कनाद मुनि ने दिया। किसने, परमाणु शब्द किसने दिया, तो भारत के एक थे कनाद मुनि। परमाणु शब्द भारत के कनाद मुनि ने दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु धनावेशित गोला है किसने कहा, तो इलेक्ट्रॉन के खोज करने वाले इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन ने कहा था। जे थॉमसन ने कहा था परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें जहाँ तहाँ माइनस जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तरबुज में भेज की भांति छुपे होते हैं। तो परमाणु धनावेशित गोला है किसने कहा था जे थॉमसन। यहाँ पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ये भी जे थॉमसन। हाइड्रोजन के समस्थानिक का नाम लिखे। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3, 1H3 3 समस्थानिक है। पहला का नाम है प्रोटियम, दूसरा का नाम है ड्यूटेरियम, तीसरा का नाम है ट्रिटियम। पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अगला क्वेश्चन क्या है, कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कैंसर के उपचार के लिए समस्थानिक जो प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट, CO कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट 60 कितना, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्या किया जाता है, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। जैसे देखते हैं कपूर क्या होता है, ठोस है जलेगा तो पानी में नहीं बदलेगा, तरल में नहीं बदलेगा, सीधा क्या गैस में बदल जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन होता है, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातित वस्तु का उदाहरण है। अगला कह रहा है ठोस बर्फ के शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ जो कहा जाता है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे एक सफ़ेद धुआं किसी भी शो आर में, जब सफ़ेद डांस आर वाला शो में जब सफ़ेद धुआं जो निकलता है उसको वो क्या होता है, शुष्क बर्फ होता है, ठोस CO2 ही तो होता है। अगला क्या है, वैशांग जिसकी संरचना समान एवं कार्य अलग हो क्या कहलाता है, वैशांग जिसकी संरचना समान और कार्य अलग हो उसे कहते हैं समजात अंग। क्या कहते हैं, समजात अंग। जैसे मान लीजिए हम सबका हाथ और कुत्ता के आगे वाला पैर दोनों का संरचना सेम बना हुआ है, लेकिन काम दोनों का अलग है। हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं, कुछ काम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो चलने का काम करता है। LPG का मुख्य घटक क्या है, तो LPG का मुख्य घटक याद रखेगा है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। क्या है इसमें आता है, पाया जाता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन रहता है, PROPAN, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। LPG का मुख्य घटक
ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। इसके अलावा कोई भी गैस का मुँह घटक पूछेगा, जैसे कहेगा CNG का मुँह घटक, गोबर गैस का मुँह घटक, बायोगैस का मुँह घटक, सभी का इसके अलावा जितना भी है, इसके अलावा जितना भी है उसका आंसर क्या होगा? मीथेन। क्या होगा? मीथेन। ध्यान रखिएगा, कहे जैसे पूछेगा गोबर गैस का मुँह घटक क्या है, तो मीथेन। CNG का मुँह घटक क्या है? मीथेन। परम शून्य तापमान क्या होता है? तो 0 केल्विन, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य तापमान किसको कहते हैं? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? कहेगा RBC का कब्रिस्तान। RBC का जन्म कहाँ होता है? ये होता है RBC का जन्म जो होता है वो अस्थि मज्जम होता है, बोन बैरूम होता है। लेकिन RBC का कब्रिस्तान कहाँ मरता है? पलीहा में, स्प्लीन में, पलीहा। तो RBC का कब्रिस्तान कैसे कहा जाता है? पलीहा। अगर पूछेगा RBC का निर्वाण स्थल कैसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बोन मैरो, अस्थि मज्जा होता है। प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से बना है? तो प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना है। कितना प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना है, जिसमें 10 जो होता है आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है। तो प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से बना है? 20 प्रकार। कभी कभी पूछ देगा प्रोटीन किसका बहुलक है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन जो लाल रंग का होता है, जो RBC में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन तत्व कौन सा पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन कौन सा कार्य करता है? ऑक्सीजन के परिवहन करने का कार्य करता है। रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। pH स्केल की खोज किसने की? तो pH स्केल क्या होता है? तो pH वह यंत्र जिसकी सहायता से अम्ल क्षार लवण का बारे में जानकारी प्राप्त होती है, pH स्केल कहलाता है। इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक की, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। क्या नाम है? pH स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन। तरल संयोजी उत्तक किसे कहा जाता है? तरल संयोजी उत्तक रक्त को कहा जाता है। तरल संयोजी उत्तक किसे कहा जाता है? रक्त को। अमीबा में भोजन किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो अमीबा में भोजन ग्रहण कोटपाद द्वारा किया जाता है। झूठा पैर इसको बोलते हैं। अमीबा में भोजन ग्रहण कोटपाद द्वारा किया जाता है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। अगला क्या है? कह रहा है जीवित कोशिका की खोज किसने की? अगर कोशिका की खोज पूछेगा रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका की खोज बोलेगा तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या है? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज कॉक में की, आपको पता होगा। मधुमक्खी के छत्ते के आकार का कॉक होता है। और जीवित कोशिका की खोज जो लीवेनहॉक ने तालाब में की। कहाँ की? तालाब में की। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो हो गया, अब देखते हैं सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, मैक्सवेल के अंगूठा का नियम को लिखें। मैक्सवेल का अंगूठा का नियम क्या था? तो सबसे पहले याद रखना है, मैक्सवेल का दाहिना हाथ का अंगूठा का नियम दिया, यानी खैखा हाथ का अंगूठा का नियम था, जिसमें मैक्सवेल ने कहा यदि अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जिस ओर हमारी उंगली मुड़ेगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्या बोला? अंगूठा की दिशा में क्या होना चाहिए? विद्युत धारा प्रवाहित होना चाहिए। अंगूठा की दिशा में करंट प्रवाहित होना चाहिए, तो उंगली जिधर मुड़ेगी वो क्या होगी? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। कौन हाथ का नियम है? दाहिना हाथ का नियम है। तो पहले लिखते हैं, क्या होगा? लिखेंगे पहला का आंसर कि मैक्सवेल के दाहिना हाथ के अंगूठा के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारी उंगली जिधर की तरफ मुड़ेगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्या लिखेंगे? मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार हम अंगूठा की दिशा में यदि हम अंगूठा की दिशा में
विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जिस तरफ उंगली मुड़ेगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ध्यान रखिएगा, दिशा होगी। क्या याद रखना है? केवल इतना याद रखना है कि मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठा के अनुसार, हजी हम दाहिने हाथ के अंगूठा को विद्युत धारा की दिशा में रखते हैं तो जिस पर हमारी उंगली मुड़ेगी वह क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं? ये देखिए, मान लीजिए यहाँ हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि जब कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड रहे, एक बन रहे तो उसे कहते हैं संतृप्त, और जब 2 या 3 बन रहे तो उसे असंतृप्त। क्या है? असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में? निकल की उपस्थिति में जोड़कर क्या होता है? हाइड्रोजन जोड़ने पर एक हाइड्रोजन इस पर जाता है, एक हाइड्रोजन इस पर जाता है, तो क्या होगा? देखिए, ये हाइड्रोजन कार्बन 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन बन जाएगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन बन जाएगा। इस पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन बन जाएगा। उसके बाद 3 बॉन्ड हो गया, कार्बन के पास 4 बॉन्ड, एक क्या होगा? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या हो गया? संतृप्त। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है तो सभी क्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या? हाइड्रोजनीकरण। देख लेते हैं परिभाषा एक बार। देखिए इसका परिभाषा, क्या बोले परिभाषा? जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है तो इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। समझ गए? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन अगर उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यह क्या होगा? ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बन गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? डोबेरायनर का त्रिक के नियम को लिखें। तो त्रिक का मतलब 3। डोबेरायनर ने एक साथ 3 तत्वों को इस प्रकार सजाया। किस प्रकार? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। डोबेरायनर ने 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इस प्रकार सजाया कि 2 तत्व का, मान लीजिए 2 और 4 है तत्व, तो 2 तत्व का औसत किया। औसत का मतलब दोनों जोड़ के 2 से भाग किया। कितना आया? 3। 4 2 6 के आधा 3, तो यहाँ वाला कितना रखा? 3 रखा। तो डोबेरायनर के त्रिक के नियम के अनुसार 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर इस प्रकार सजाया गया कि पहला और तीसरा तत्व का औसत भार बीच वाले तत्व के औसत भार के बराबर होता है। एग्जाम्पल एक दे दिए। एग्जाम्पल कौन सा दिया? एग्जाम्पल है लिथियम का, Na का और K का। कहा कि इसका 7 होता है, इसका कितना होता है? 39 होता है। 7 39 जोड़ा 46, 46 बटा 2 किया 23, ये 23 आ गया। तो एग्जाम्पल ए वाला दे दिए। क्या बोले? डोबेरायनर के त्रिक के नियम के अनुसार
3 नंबर है डोबे, रायनर के त्रिक नियम के अनुसार उस अनुसार तीन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर इस प्रकार सजाया गया कि अंतिम पहला और तीसरा तत्व का औसत भार बीच के तत्व के औसत भार के बराबर है। बीच के तत्व के औसत भार के बराबर है। अगला देखते हैं क्या है, जैसे एग्जाम्पल जैसे किसका दिया, जैसे में एग्जाम्पल जो दिया ये कि कहा यह लाई है, यह ने है और क्या है के है। तो यह लाई का कितना 7 होता है, 23 होता है, इसका क्या होता है, ये हो गया 39। तो कहा 7 + 39 बटा 2 किए तो 23 आ गया। 23 किसका हुआ, बीच का हुआ। एग्जाम्पल देके बता दिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4 नंबर कह रहा है अमाशय में HCl का कार्य क्या है। तो HCl अम्ल है, तो पहला काम है इसका भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। दूसरा काम है हानिकारक कीटाणुओं और जीवाणुओं को मारना। तीसरा काम है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना। 3 काम है, क्या, अम्लीय माध्यम प्रदान करना, दूसरा हानिकारक जीवाणुओं को मारना, तीसरा प्रोटीन का पाचन करना। लिखिए हमारे अमाशय में HCl का कार्य निम्न है। HCl का कार्य निम्न है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। दूसरा, हानिकारक जीवाणुओं को मारना। हानिकारक जीवाणुओं को मारना। तीसरा है भोजन के प्रोटीन का पाचन करना। क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझिए। 5 नंबर में बहुत बार 5-6 नंबर में आता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अवतल दर्पण के लिए यह बराबर r/2 सिद्ध करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। अवतल दर्पण में के लिए कैसे यह बराबर r/2। अवतल दर्पण का मतलब जो दर्पण गाढ़ा हो, जो दर्पण धंसा हुआ हो, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो इसके बाहर भाग पर क्या कलाई किया जाएगा। अवतल दर्पण है तो जो भी किरण आएगी, अवतल दर्पण से जो भी किरण आएगी, किरण कहाँ से आएगी, मान लीजिए कोई भी किरण समानांतर आ रही है तो समानांतर आएगी, कहाँ से गुजरेगी, समानांतर किरण आई गुजरेगी कहाँ, एफ से गुजरेगी। कहाँ से, एफ से गुजरेगी, एफ से गुजर गई। समानांतर किरण आई कहाँ से गुजरी, एफ से। एक क्या है, सी है, सी को कहाँ से, यहाँ से मिलाएंगे तो सी क्या होगा, ए विलंब होगा। क्यों विलंब होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। तो 90 डिग्री कोण बन गया, तो जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है उसी को अभिलंब कहते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि आने वाले किरण के साथ अभिलंब के साथ आपतन कोण बनता है, जाने वाले किरण के साथ कौन सा कोण बनता है, प्रवर्तन कोण बनता है। एक चीज़ जानते हैं। दूसरा चीज़ ये जानते हैं
कि जो एकांतर कोण होता है ए बराबर होता है, एकांतर कोण कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ ए जो कोण है, एकांतर कोण ए जो कोण है, ए आई जो है, यहाँ जडिनेर कोण देखिए, यहाँ भी एकांतर कोण ए बन रहा है। ए भी क्या कितना होगा, आई ही होगा। देख लेते हैं पहले, माना कि लिख देते हैं यम एन, अवतल दर्पण है, हमको क्या मान लीजिए इसको नाम दिए ओ, इसको नाम दिए पी, इसको नाम या फर तो दे ले, सबको नाम देते हैं। माना कि यही लिख देते हैं, माना कि यम एन बराबर कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। हमको क्या क्या साबित करना है, एफ बराबर आई टू एफ आर। एफ किसको कहते हैं, पी एफ की दूरी को एफ कहते हैं। तो पी एफ बराबर क्या, फोकस दूरी होगा। अब फोकस दूरी क्या है, इस बगल होगी, हरदम हमेशा याद रखिएगा। फोकस दूरी जो होगी, फिर से देखिए फिगर हम पढ़ देते हैं, फिगर उल्टा थोड़ा पर आ गया, ऐसे भी कीजिएगा तो साबित हो जाएगा। लेकिन सभी क्वेश्चन में सभी जो प्रूफ है उसमें एक ही सा फिगर पारिए, इस प्रकार का फिगर पारिए, क्योंकि जब भी किरण जाती है वस्तु को हमेशा माइनस में रखा जाता है। तो किरण हमेशा किस तरफ से जाना चाहिए, एक तरफ से जाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। यहाँ जहाँ जाएगी कहाँ लौटेगी, एफ से लौटेगी, या कहाँ सी रहेगा, इस पर क्या सी से क्या होगा, अभिलंब डाला जाएगा। ये कौन आई होगा, ये कौन सा कौन होगा, आर होगा। ए आई है तो ये एकांतर कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये क्या होगा, ए भी आई होगा। अब मान लेते हैं यम एन है और क्या है, ओ है। माना कि यम एन बराबर कौन सा, यम एन बराबर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, यम एन का मान अवतल दर्पण है। और क्या क्या है, यम एन बराबर अवतल दर्पण है। पी एफ बराबर कौन चीज़, इसको फोकस दूरी कहते हैं। पी एफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होता है, ये सब आप जानते हैं कि ये बगल जो होता है माइनस होता है, ये बगल प्लस है, तो ये बगल है तो माइनस ऑफ एफ लिख सकते हैं। पी सी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस आर। अब देखिए सिद्ध करना आ जाते हैं, सिद्ध कैसे होगा समझते हैं। तो सिद्ध कैसे होगा ये समझने के लिए इस त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज कौन सा, ओ एफ सी, त्रिभुज ओ एफ सी में क्या होता है, हम जानते हैं कि आपतन जो होता है कोण आई जो होता है, कोण किसके, आर बराबर होता है। कहाँ से होता है, प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से। अगर प्रवर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है तो समझिए कि इस त्रिभुज में आई यहाँ है, अब आर कहाँ है, यहाँ है। तो आई जब कोण बराबर है तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो उसके सामने का भुजा बराबर होगा। मान लीजिए ये त्रिभुज है, क्या है, ओ सी एफ, तो आई जो बराबर हो गया, तो ये ओ सी एफ में सी को हटाइए, सी को हटाइए तो हमारा भुजा कौन सा दिखाई देगा, इसके सामने, आई के सामने, तो हमको ओ एफ दिखा देगा। तो ओ एफ बराबर आर के सामने भुजा कौन सा दिखाई देगा, आर के सामने भुजा जाइए तो सी एफ दिखाई देगा। क्या देगा, सी एफ। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ओ को बिल्कुल पी के निकट लाएंगे, क्योंकि ओ कहीं भी रहे हमारा कहाँ से होगा, जाएगा किरण एफ से। यदि ओ पी के बिल्कुल निकट हो, यदि वो पी के बिल्कुल निकट होगा तो क्या होगा, देखिए ओ पी के बिल्कुल निकट आएगा। मान लीजिए ओ भी यहाँ है तो ओ एफ जो होगा वो इतना ही पी एफ होगा, दोनों एक ही तरह आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ एफ बराबर क्या होगा, पी एफ होगा। ओ एफ बराबर क्या होगा, पी एफ। एक और दूर से ओ एफ जना रहा है, ये बगल लेफ्ट हैंड साइड में ओ एफ तो सी एफ बराबर पी एफ होगा। एक और दो से क्या होगा, सी एफ बराबर हमारा पी एफ होगा। सी एफ बराबर सी एफ कहाँ है, सी एफ बराबर पी एफ होगा। हमको साबित क्या करना है, एफ बराबर आर बाई 2 साबित करना है। तो पहले बड़ा कौन सा है, आर ही बड़ा है, तो सब वहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए। तो आर बराबर लिखेंगे, ये आर क्या लिखे,
माइनस आर लिखिए। वक्र त्रिज्या के कितना है, वक्र त्रिज्या माइनस आर है। या इसको ऐसे लिखिए कि पी सी का वैल्यू क्या होगा, चलिए पी सी बराबर कहाँ से, पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं। पी एफ प्लस सी एफ कहाँ होगा, पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ। हमको पी एफ का ही एफ में लाना है। देखिए पी एफ का वैल्यू क्या है, पी एफ का वैल्यू यहाँ देखिएगा तो पी एफ का वैल्यू माइनस एफ है। पी एफ का वैल्यू कितना है, माइनस एफ प्लस सी एफ का मान यहाँ देखिए, सी एफ का मान भी है पी एफ के बराबर, तो इसको भी पी एफ लिख दीजिए। ये भी माइनस एफ हुआ, ये प्लस माइनस, ये भी माइनस एफ हुआ, तो माइनस एफ कितना हुआ, माइनस का 2f हो गया। कितना हो गया, माइनस का 2f। पी सी क्या है, पी सी देखिए यहाँ पी सी बराबर क्या है, माइनस आर। पी सी क्या है, माइनस आर, तो पी सी का मान कितना रख देंगे, माइनस आर। अब देखिए माइनस से माइनस गया, इसको हम यह बराबर लिखेंगे तो r/2। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, PRO VID। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।